अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का सेकंड सिस्टम डिस्कस करेंगे जो कि सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है क्योंकि सिंपल पेंडुलम बेसिकली वाइब्रेटरी मोशन कर रहा होता है और स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल पेंडुलम स्टूडेंट एक बॉब होता है जो कि अटैच होता है एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ और वो स्ट्रिंग सस्पेंड होती है एक अपर एंड से, यानी फिक्स एंड से उस स्ट्रिंग को सस्पेंड कर दिया जाता है जिसके साथ बॉब भी सस्पेंड कर रहा होता है। अब हम लोग इस चीज को ड्रा कर लेते हैं। आप देखें, ये आपके पास एक बॉब है, उस बॉब का जो मैस है वो आपके पास m है। इसको मैं एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ सस्पेंड करवा रहा हूं और अपर एंड जो है वो इसका फिक्स है। अब स्टूडेंट इस सिचुएशन में ये जो आपके पास बॉब है इसका वेट डायरेक्टली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है क्योंकि वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है और जो टेंशन होगी वो स्ट्रिंग में अपोजिट डायरेक्शन में होगी और वो वेट के एग्जैक्टली अपोजिट होगी। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो पेंडुलम है इस वक्त इस पोजीशन के ऊपर इक्विलिब्रियम में है। यानी इस पोजीशन को अगर मैं ओ पोजीशन का नाम दूं तो इस ओ पोजीशन के ऊपर ये पेंडुलम इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में ये स्टूडेंट ये कैसे है, जब भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो होती है तो बॉडी हमेशा इक्विलिब्रियम में होती है। अब यहाँ पर इस बॉब का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन अपवर्ड है, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन आपस में अपोजिट है, तो आप कह सकते हैं कि नेट फोर्स एक्ट ऑन इट इज इक्वल टू जीरो। दैट्स व्हाई ये पेंडुलम इस वक्त अपनी मीन पोजीशन के ऊपर है और मीन पोजीशन के ऊपर होते हुए ये इक्विलिब्रियम में भी है। अब स्टूडेंट जब आप इस पेंडुलम को अपनी मीन पोजीशन से मूव करवाकर एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर लेकर जाएंगे, तो इसको मैं एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर लेकर जाता हूं यहां पर, तो ये बॉब इस वक्त अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ए के ऊपर है। अब स्टूडेंट इस एक्सट्रीम पोजीशन ए के ऊपर आप इस पेंडुलम को इक्विलिब्रियम में नहीं कह सकते क्योंकि यहां पर इसकी नेट फोर्स जीरो नहीं है। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो फोर्सेस हैं कैसे, तो वेट स्टूडेंट एग्जैक्टली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है तो वेट हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा होता है, तो यहाँ पर मैंने वेट को डाउनवर्ड बना लिया है और टेंशन हमेशा स्ट्रिंग में ही एक्ट कर रही होती है, स्ट्रिंग के अलॉन्ग इस डायरेक्शन में टेंशन हो जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पर इसकी नेट फोर्स जीरो नहीं है, यानी ये यहाँ पर ये बॉब इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं है। अब मैं इसकी फोर्स को रिजॉल्व कर लेता हूँ कंपोनेंट के अंदर। जब मैं फोर्स को रिजॉल्व करूंगा कंपोनेंट के अंदर तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि वेट का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा और वेट का दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा। अब ये दोनों कंपोनेंट आपस में 90 का एंगल, इमेजिनरी 90 का एंगल एक एंगल मेक कर रहे हैं, तो यहां पर वेट के दो कंपोनेंट बन चुके हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वेट का कौन सा कंपोनेंट कॉस थीटा में लिखा जाएगा और वेट का कौन सा कंपोनेंट साइन थीटा में लिखा जाएगा। सबसे पहली चीज आप देख सकते हैं कि वेट जो है W इज इक्वल टू mg होता है, तो स्टूडेंट एक कंपोनेंट mg cos थीटा होगा और दूसरा कंपोनेंट mg sin थीटा होगा। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सा कंपोनेंट mg cos थीटा है और कौन सा कंपोनेंट mg sin थीटा है। उसके लिए आप देखें, जब मैं इसको मीन पोजीशन से मूव करवा कर एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर लेकर जा रहा था तो यहाँ पर एक थीटा एंगल मेक हो रहा था। ये थीटा एंगल एग्जैक्टली कुछ डिग्री के साथ इंक्रीज होता जा रहा है जो मैं मीन पोजीशन से इसको मूव करवाकर एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर लेकर जा रहा हूं। अब जितना ये थीटा एंगल इंक्रीज हो रहा है एग्जैक्टली ये एंगल भी आपके पास उतने ही डिग्री इंक्रीज या डिक्रीज होगा। यानी जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ आ रहा होगा, जिस हिसाब से ये एंगल डिक्रीज करेगा, जितने डिग्री ये एंगल डिक्रीज करेगा ये एंगल भी एग्जैक्टली उतने डिग्री डिक्रीज करेगा। यानी यहां पर आप थीटा बना सकते हैं और ये एंगल आपके पास थीटा नहीं होगा। अब स्टूडेंट थीटा के बिल्कुल जो एडजेसेंट साइड होती है वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है, तो यहां पर मैं वेट का कॉस कंपोनेंट mg cos थीटा बना लेता हूं। अब स्टूडेंट दूसरा कंपोनेंट अंडरस्टूड है, वो आपके पास mg sin थीटा होगा, तो ये वेट का कंपोनेंट mg sin थीटा हो जाएगा। अब आप अगर देखें तो टेंशन और वेट का mg cos थीटा कंपोनेंट एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसल आउट कर देंगे।
लेकिन जो वेट का दूसरा कंपोनेंट है mg sin थीटा, इसको कोई भी और कंपोनेंट यहां पर बैलेंस नहीं कर रहा, यानी इस एक्सिस में कोई भी ऐसी फोर्स नहीं लग रही जो कि इसको बैलेंस कर रही हो। दैट्स वाई ये कंपोनेंट जो है, दैट्स वाई इस कंपोनेंट की वजह से ये बॉडी मूव करके अपनी एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ जाएगी। तो जो भी फोर्स बॉडी को अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से मूव करवाकर मीन की तरफ लेकर जाती है, वो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे एक्ट करती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट mg sin थीटा कंपोनेंट रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे एक्ट करेगा। अब स्टूडेंट जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ आएगा ड्यू टू mg sin थीटा, इट डज नॉट स्टॉप एट मीन पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन के ऊपर स्टॉप क्यों नहीं होगा? अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पेपर में। तो ये मीन पोजीशन के ऊपर स्टॉप नहीं होगा, इट इज ड्यू टू इनर्शिया। अब स्टूडेंट इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, यानी ये बॉडी जिसका मास m था, इसकी भी कोई एक प्रॉपर्टी होगी। इस प्रॉपर्टी की वजह से, इनर्शिया प्रॉपर्टी की वजह से बॉडी क्या करती है? अपनी स्टेट को मेंटेन रखती है। अब स्टूडेंट स्टेट दो किस्म की होती है, या बॉडी रेस्ट की स्टेट में होती है या फिर वो मोशन की स्टेट में होती है। तो आप देखिए ये जो मास, ये एक बॉडी जिसका मास m है, जब ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन से मूव करके मीन की तरफ आ रही थी, तो मीन की तरफ आते हुए ये किस स्टेट में थी? ये ऑब्वियसली मोशन की स्टेट में थी, क्योंकि ये मोशन की स्टेट से ही होती हुई अपनी मीन से आगे जाएगी। तो इसका इनर्शिया ये चाहेगा कि ये मोशन की स्टेट को कंटिन्यू रखे। दैट्स व्हाई इट डज नॉट स्टॉप एट मीन पोजीशन एंड मूव टुवर्ड्स अनदर एक्सट्रीम। फिर ये मूव करके एक और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर चला जाएगा। अब स्टूडेंट इसकी एक्सट्रीम पोजीशन दूसरी बना लेती हैं। तो ये आपके पास एक और एक्सट्रीम पोजीशन है जिसको हम लोग बी कह देते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर भी अगेन वही केस है कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं है। तो स्टूडेंट अब इसकी फोर्सेस ड्रा कर लेते हैं। जब मैं फोर्सेस ड्रा करूंगा तो वेट का जो कंपोनेंट हो जाएगा, सॉरी जो वेट होगा स्टूडेंट वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, W इज इक्वल टू mg। अब वेट को यहाँ पर हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे कंपोनेंट के अंदर। स्टूडेंट वेट का एक कंपोनेंट mg cos थीटा बनेगा और एक कंपोनेंट mg sin थीटा बनेगा। अब क्वेश्चन आपके पास ये राइज होता है कि कौन सा कंपोनेंट इसमें से mg cos थीटा है और कौन सा वाला mg sin थीटा है। तो यहाँ पर आप देखें जब एग्जैक्टली अपनी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा था तो यहाँ पर कुछ एंगल थीटा मेक हो रहा था। जितनी डिग्री के साथ ये एंगल इंक्रीज हो रहा है, एग्जैक्टली ये एंगल भी उतनी डिग्री के साथ ही इंक्रीज हो रहा है। जितनी डिग्री के साथ ये एंगल डिक्रीज होगा, जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो एग्जैक्टली उतनी डिग्री के साथ ये एंगल भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर थीटा एंगल आप बना सकते हैं जो कि एग्जैक्टली इसके इक्वल है। तो स्टूडेंट थीटा की जो एडजेसेंट साइड होती है वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है। तो वेट एक वेक्टर क्वांटिटी थी, तो इसका कंपोनेंट यहाँ पर कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, यानी mg cos थीटा, और यहाँ पर स्टूडेंट इसका कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट फिर mg sin थीटा बचता है। और इसको हम लोग 2D प्लेन में देख रहे हैं। तो mg sin थीटा की वजह से स्टूडेंट ये एक्सट्रीम पोजीशन से मूव करके मीन की तरफ आएगी। अगेन वही केस होगा, यहाँ पर टेंशन जो स्ट्रिंग में है उसको उसने बैलेंस किया हुआ है वेट के mg cos थीटा कंपोनेंट को, और जो mg sin थीटा कंपोनेंट है वो बेसिकली एक्ट कर रहा है एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। तो इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से मूव करके मीन की तरफ आएगी। इट डज नॉट स्टॉप एट मीन पोजीशन ड्यू टू इनर्शिया एंड मूव टुवर्ड्स अनदर एक्सट्रीम ए। अगेन ये mg sin थीटा कंपोनेंट की वजह से दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगी और मीन के ऊपर स्टॉप नहीं करेगी और एक और एक्सट्रीम बी के ऊपर चली जाएगी। यानी स्टूडेंट ये पेंडुलम टू एंड फ्रो मूव कर रहा है अबाउट देयर मीन पोजीशन और अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। दैट्स व्हाई ये पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अब हम लोग इस सिंपल पेंडुलम की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिफरेंट पोजीशन के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट जब ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ गया तो एक्सट्रीम से आपने इसको रिलीज किया, देन इट्स मूव टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो जब ये एक्सट्रीम मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा था तो एक्सट्रीम के ऊपर जाकर इसकी वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि जब तक इसकी वेलोसिटी मिनिमम नहीं होगी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर तो कभी भी ये एक्सट्रीम के ऊपर फॉर अ नैनो सेकंड स्टॉप होकर मीन की तरफ नहीं आएगा। जब वेलोसिटी इसकी मिनिमम है एट एक्सट्रीम पोजीशन तो आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को आप अपोजिट ले रहे हैं यहाँ पर।
अब स्टूडेंट जब ये अपनी मीन पोजीशन से गुजर रहा होगा तो ये फुल वेलोसिटी के साथ गुजरेगा, यानी ये वेलोसिटी इसकी मीन पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम होगी, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट होगा तो ये यहाँ पर एक्सेलरेशन मिनिमम हो जाएगा। अब स्टूडेंट अगेन ये एक और एक्सट्रीम के ऊपर जाएगा तो फॉर टाइम बीइंग यहाँ पर स्टॉप होगा, देन ये दोबारा अपनी मीन की तरफ आएगा। तो यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी जब तक मिनिमम नहीं होगी, अप्रोचेस टू जीरो नहीं होगी, तो ये कभी भी अपनी मीन पोजीशन के ऊपर वापस नहीं आ सकता। तो वेलोसिटी यहाँ पर मिनिमम होगी तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। अब एक और पैरामीटर डिस्कस कर लेते हैं जो कि टाइम पीरियड है। जब आपने इसको एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जाकर यहाँ से रिलीज कर दिया, जब आपने यहाँ से रिलीज किया तो ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ होते हुए एक और एक्सट्रीम के ऊपर जाएगा, देन एक्सट्रीम से दोबारा मीन के ऊपर, देन फर्स्ट एक्सट्रीम के ऊपर आ जाएगा। यानी स्टूडेंट आप ये कह सकते हैं कि जब ये अपनी ए एक्सट्रीम पोजीशन से मूव करता हुआ ओ पोजीशन के ऊपर आया, ओ से मूव करता हुआ एक और एक्सट्रीम पोजीशन बी के ऊपर गया, बी से दोबारा ये अपनी राउंड ट्रिप कंप्लीट कर रहा है ए की तरफ, और ए से होता हुआ दोबारा अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ए के ऊपर आ गया है। तो ये स्टूडेंट ने अपनी एक 1 राउंड ट्रिप कंप्लीट की है। तो 1 राउंड ट्रिप कंप्लीट करने में जितना ये सिंपल पेंडुलम टाइम गेन करेगा वो इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा। अब हम लोग टाइम पीरियड का यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला पढ़ेंगे, उसको डिस्कस कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि टाइम पीरियड किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है और किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड के लिए जो रिलेशन होता है वो आपके पास t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। इस रिलेशन से आप सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। यानी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है लेंथ के ऊपर, जो कि आपने इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ली हुई थी जिसकी लेंथ बार बार चेंज नहीं हो सकती थी, एक फिक्स लेंथ थी। और ये डिपेंड करता है फर्दर ग्रेविटी के ऊपर। ग्रेविटी और लेंथ दो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड करता है। यानी 1 राउंड ट्रिप को करने के लिए सिंपल पेंडुलम जितना टाइम गेन करेगा वो डिपेंड नहीं करता कि आप मैस कितना ज्यादा ले रहे हैं। लेट्स से स्टूडेंट ये आपके पास एक सिंपल पेंडुलम में बना रहा हूं। ये सिंपल पेंडुलम का यहाँ पर एक बॉब अटैच है जिसका मैस m है। अगर मैं मैस 1 kg लूं, 2 kg लूं, 3 kg लूं, इससे टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है, टाइम पीरियड इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। यानी यहाँ पर मैं 2 kg मैस भी ले लूं, ग्रेटर मैस भी स्टूडेंट यहाँ पर मैं ले लूं, तो वो जितना ये स्मॉल मैस वाला बॉब 1 राउंड ट्रिप करने में टाइम गेन करेगा उतना ही ये ग्रेटर मैस वाला बॉब 1 राउंड ट्रिप करने में उतना ही टाइम गेन करेगा। यानी टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैस ऑफ पेंडुलम। और सेकंड फैक्टर ये है कि अगर आप इसको एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर यहाँ पर जाकर रिलीज करते हैं तो ये 1 राउंड ट्रिप कंप्लीट करेगा, उसके लिए कोई टाइम गेन करेगा। और अगर आप इसको इस पोजीशन के ऊपर जाकर रिलीज करते हैं तो फिर भी ये 1 राउंड ट्रिप कंप्लीट करेगा और उसको कोई टाइम पीरियड होगा। अब स्टूडेंट ये जो आपके पास एम्पलीट्यूड है, यानी आप इसको कितना एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जाकर रिलीज कर रहे हैं, ये एम्पलीट्यूड बेसिकली x नॉट होता है। तो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा टाइम पीरियड कि आप इसको कितना दूर जाकर रिलीज कर रहे हैं। टाइम पीरियड आप यानी ये कह सकते हैं कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट of mass and amplitude of simple pendulum. Further student, it's only depend on length of pendulum। यानी अगर आप ये लेंथ ग्रेटर लें, यानी आपने पहले 1 मीटर लेंथ ली तो 1 मीटर लेंथ के लिए टाइम पीरियड और होगा। अगर आप यही लेंथ 2 मीटर ले लेते हैं तो उसके लिए टाइम पीरियड आपके पास और हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम लोग कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपकी बुक के अंदर भी मौजूद हैं। अब क्वेश्चन आपके पास ये है कि अगर आप सिंपल पेंडुलम की लेंथ को डबल कर देते हैं तो टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ पर लेंथ को डबल करूं तो मैं लेंथ को चेंज कर रहा हूं तो इसको मैं L प्राइम से रिप्रेजेंट करूंगा। अब मैं लेंथ जो है वो ओल्ड लेंथ के 2 टाइम्स ले रहा हूं। यानी आप इसको ऐसे इमेजिन करें, कि सिंपल पेंडुलम की लेंथ पहले L थी
और इसका बॉब जिसका मैस m था। अब मैंने यहाँ से सिंपल पेंडुलम की लेंथ 2 टाइम्स ले ली है, यानी मैंने ओल्ड सिंपल पेंडुलम की लेंथ से मैंने लेंथ को डबल कर लिया है, 2l कर लिया है। तो आपके पास l प्राइम की वैल्यू जो है वो 2l हो जाएगी, और l प्राइम इस पेंडुलम की लेंथ है जो कि प्रीवियस पेंडुलम से 2 टाइम है। तो स्टूडेंट इसका जो टाइम पीरियड होगा, यानी 1 राउंड ट्रिप करने में जितना ये टाइम गेन करेगा वो आपके पास t टाइम पीरियड होगा, और जितना ये 1 राउंड ट्रिप करने में टाइम गेन करेगा वो टाइम आपके पास t प्राइम हो जाएगा। यानी प्रीवियस वाले से कितना ज्यादा टाइम पीरियड उसका होगा या कितना कम टाइम पीरियड होगा, हम लोग ये चेक करेंगे। अब नया टाइम पीरियड t प्राइम है, इसको मैंने कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट नया टाइम पीरियड t प्राइम में लिख सकता हूं t प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l प्राइम डिवाइडेड बाय g। अब मैं यहां पर l प्राइम की वैल्यू पुट करूंगा। l प्राइम आपके पास 2 टाइम था, 2 टाइम ऑफ ओल्ड लेंथ था, तो यहां पर 2l डिवाइडेड बाय g। अब स्टूडेंट यहां पर इसको अंडर रूट को मैं सेपरेट कर सकता हूं सबके ऊपर, यानी 2 के ऊपर भी अंडर रूट को सेपरेट कर सकता हूं, l के ऊपर भी और g के ऊपर भी। तो यहां पर मैं टाइम पीरियड को t प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2 अंडर रूट l डिवाइडेड बाय अंडर रूट g। t प्राइम को मैं लिख सकता हूं 2 पाई अंडर रूट 2 को मैं सेपरेट कर लेता हूं और इन दोनों को दोबारा मैं सेम अंडर रूट में लिख लेता हूं, यानी अंडर रूट l डिवाइडेड बाय g। अब स्टूडेंट यहां पर अंडर रूट 2 एक फैक्टर ऑकवर्ड है, आपको ये आप बाहर निकाल लें। स्टार्ट में आप लिख लें अंडर रूट 2 और ये सारे को आप ब्रैकेट में बंद कर लें, 2 पाई अंडर रूट l डिवाइडेड बाय g। 2 पाई अंडर रूट l डिवाइडेड बाय g बेसिकली इस पेंडुलम का टाइम पीरियड था जिसको आप t से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो t प्राइम इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स t आ जाएगा आपके पास। यानी अगर आप सिंपल पेंडुलम की लेंथ को डबल कर देते हैं तो जो नए पेंडुलम बनेगा उसका जो टाइम पीरियड होगा उसको अगर आप अंडर रूट 2 के साथ अगर आप उसको निकालना चाहते हैं तो आप पुराने वाले टाइम पीरियड को अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नए पेंडुलम का टाइम पीरियड आ जाएगा। अब इसको मजीद डिस्कस कर लेते हैं। अगर स्टूडेंट इसका टाइम पीरियड 10 सेकेंड था इस पेंडुलम का, तो इस पेंडुलम को जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो बेसिकली हो जाएगा अंडर रूट 2 टाइम्स 10 सेकेंड। यानी आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप ये मेथोडोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, और इसी तरीके से आपको बोर्ड के क्वेश्चन में वेरिएशन आके ये चीज़ आपको देगा। यानी अगर आप देखें तो लेंथ को आपने डबल किया था वो आपको कहेगा 3 टाइम हो जाएगा, या लेंथ को आपने हाफ कर दिया तो नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड टाइम पीरियड। और सिमिलरली वो लेंथ यहाँ पर ग्रेविटी को भी चेंज कर सकता है। तो ग्रेविटी को ये कह दे कि अगर आपने अर्थ के ऊपर पेंडुलम रखा हुआ है आप उसको स्पेस के अंदर ले जाएं, तो जब आप स्पेस में लेकर जाएंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट जो g प्राइम की वैल्यू हो जाएगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इक्वल हो जाएगी g डिवाइडेड बाय 6। तो आप यहाँ पर ये पुट करेंगे और फार्मूले में उस वक्त t प्राइम इज इक्वल टू पाई अंडर रूट l प्राइम और g प्राइम आप लिखेंगे। यहाँ पर आप g प्राइम की वैल्यू g डिवाइड बाय 6 यूज करेंगे और वो दोबारा इसके अंदर पुट करना शुरू कर देंगे। कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम लोग उसके ऊपर लेक्चर बना लेंगे।